नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अंकित तिवारी है और मेरे चैनल कूलिंग मंत्र में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको एयर कंडीशनर के बारे में बताऊंगा कि इसमें हम कैपेसिटी कैसे डिसाइड करें, कितने टन का लगना है, क्या साइज़ है। क्योंकि जनरली अभी हम क्या करते हैं, एक थंब रूल पे चलते हैं। 100 स्क्वायर फीट मतलब 10 बाई 10 का रूम है तो 1 टन लगा लो, 150 स्क्वायर फीट 1.5 टन लगा लो, 200 स्क्वायर फीट 2 टन लगा लो। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है ये हर जगह आइडियल नहीं होता है। देखा जाए अगर सही आइडिया को, सही फार्मूले को, तो उसके लिए हीट लोड निकालनी होती है। हमें जहाँ भी हमें एयर कंडीशनर लगाना है वहाँ की हीट लोड निकालनी होती है, उसके कुछ कैलकुलेशंस होते हैं। लेकिन डोमेस्टिक एयर कंडीशनर में हम लोग हीट लोड निकलवाते नहीं हैं और कंपनियों के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है कि वो इंडिविजुअल एक एक कस्टमर के यहाँ किसी इंजीनियर की विजिट करवाए और हीट लोड निकलवाए वहाँ से। ये कमर्शियल एयर कंडीशनर में तो होता है लेकिन डोमेस्टिक में ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस से या जहाँ से हम परचेस कर रहे हैं उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम लोग रेफ्रिजरेशन की कितनी कैपेसिटी का लगना है वो डिसाइड कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि जब गर्मी बढ़ती है तो बहुत बार हमें कंफर्ट कूलिंग नहीं मिलती है और जिस पर्पज़ से हमने एयर कंडीशनर लिया है वो हमारा पर्पज़ सॉल्व नहीं होता है। आज मैं आपको वो कुछ कारण बताऊंगा कि वो क्या क्या कारण हैं जिसके कारण हमें कूलिंग नहीं मिलती है और कैसे उस समस्या को हम दूर करें। तो वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, चाहे आप पहले से एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे हो या आप नया एयर कंडीशनर परचेस करने वाले हो, दोनों ही कंडीशन में कि जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाली है। मित्रों, हम पहले समस्या पे जाएं या समाधान पे जाएं उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि एयर कंडीशनर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि रूट कॉज जाना ज़रूरी है। जब तक आपको समस्या की जड़ ही नहीं मालूम होगी तो आप समस्या को खोजोगे कैसे? आप फिर उसको गलत जगह खोजोगे और जिससे रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो एयर कंडीशनर जो होता है वो कभी भी कूलिंग नहीं करता है। या आपका जो भी रेफ्रिजरेशन की मशीन है, फ्रिज हो गया, जो भी जहाँ भी रेफ्रिजरेशन का यूज़ होता है वो कभी भी कूलिंग नहीं करते हैं। वो उस एरिया की लेटेंट हीट को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। इसको चेक करने का तरीका क्या है, आपके घर में अगर स्प्लिट यूनिट लगा है तो आप देखना उसमें दो पार्ट होते हैं, एक इंडोर एक आउटडोर। इंडोर में हमेशा आपको कूलिंग फील होती है, आउटडोर पे आपको हमेशा हीटिंग फील होती है। क्योंकि इंडोर क्या करता है, जो हवा का सर्कुलेशन होता है उसके माध्यम से उस रूम की लेटेंट हीट को सोख के गैस के माध्यम से वो आउटडोर तक पहुंचाता है और फिर आउटडोर उसको बाहर वायुमंडल में थ्रो कर देता है। ऐसे ही आप फ्रिज में देख सकते हैं, फ्रिज अंदर से ठंडा होता है, बाहर की बॉडी, पीछे की बैक साइड की बॉडी फ्रिज की, वो सब गर्म होती है। क्यों? क्योंकि वो फ्रिज के अंदर की लेटेंट हीट को बाहर ट्रांसफ़र कर रही है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ उसके लिए ये जानना आपको ज़रूरी है कि वो आखिर किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो होता क्या है, अभी तक यदि हम नया एयर कंडीशनर लगवा रहे हैं, हमें कूलिंग नहीं मिलती तो हमें लगता है कि ये मशीन ख़राब है, ये कंपनी बेकार है, इसमें कोई समस्या है। क्योंकि हम समस्या को समझ ही नहीं पाते कई बार, क्योंकि हर आदमी इतना टेक्निकल हो ये पॉसिबल भी नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये समस्या भी हो सकती है, दूसरी समस्याएं भी हो सकती है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जहाँ पे कई बार ध्यान नहीं जाता है और जनरली हम उसमें हर साल गैस डलवाते रहते हैं, कुछ भी काम करवाते रहते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ हमें समझनी होती है कि इसकी कैपेसिटी किस टाइप से डिसाइड की जाती है। इसके बहुत सारे मापदंड होते हैं, जैसे किलो कैलोरी होता है, बीटीयू होता है, एचपी होता है, वाट्स होता है। जनरली हम बीटीयू में बात करते हैं। एक टन, लोकल लैंग्वेज की भाषा में तो हम उसको टन बोलते हैं। एक टन बराबर 12,000 बीटीयू। 12,000 बीटीयू का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एयर कंडीशनर है वो 1 घंटे में 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट एनर्जी को बाहर ट्रांसफ़र करने में सक्षम है। अब यदि हमारे रूम में एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है, एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ट्रांसफ़र हो रही है। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट उस रूम में जो ऊर्जा है, उस रूम में जो एनर्जी है जिसको हम कई बार महसूस नहीं कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो उस रूम में अगर लेटेंट हीट ट्रांसफ़र हो रही है किसी भी माध्यम से, तो वो लेटेंट हीट यदि हमारे मशीन की बाहर ट्रांसफ़र करने की क्षमता से ज़्यादा स्पीड से अगर रूम में आ रही है तो हमें कभी कूलिंग फील नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके रूम में 1 टन का एसी लगा है, साइज़ 100 स्क्वायर फीट ही है। ये जनरल भाषा, ये ज़्यादातर ये समझा जाता है कि 100 स्क्वायर फीट में इतनी लेटेंट हीट होगी कि 1 टन का एसी उसको ईजिली बाहर थ्रो कर देगा। लेकिन कोई ऐसे सोर्स हैं जहाँ से वहाँ पे 18,000 16,000 बीटीयू थर्मल यूनिट इंटर होने लगी रूम के अंदर, तो वो एयर कंडीशनर कभी भी आपको कूलिंग देगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी 12,000 की है हर घंटे। हमारे रूम में 16,000 थर्मल यूनिट आ रही हैं या 18,000 यूनिट आ रही हैं, तो वो तो अंडर कैपेसिटी हो गया। इसके कारण से हमें वहाँ पे कूलिंग फील नहीं होती है। वो क्या क्या कारण हो सकते हैं? मान लीजिए आपका सिंगल स्टोरी मकान है। सिंगल स्टोरी मकान में क्या होता है कि जब
जो हमारी छत होती है वो काफ़ी गर्म हो जाती है गर्मी के टाइम पे, जिससे हमारे रूम में हीट एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र होती है, हमारी वॉल्स ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, उसकी रूम ट्रांसफ़र होती है। अगर हमारे रूम में विंडो है, उसमें ग्लास लगा है, तो अगर जो सनलाइट अंदर आ रही है उससे हीट ट्रांसफ़र होती है। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, आप कोशिश करें कि जिस रूम में आप एयर कंडीशनर लगवा रहे हैं, अगर वहाँ पे आप पीओपी करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो आपके पीओपी की कॉस्ट आएगी 4-5 साल में, जो आपकी पावर सेविंग होगी, हो सकता है कि उस कॉस्ट को आप वहाँ से मैनेज कर लो। दूसरा, यदि आप पीओपी नहीं करवा सकते हैं तो छत पे किसी तरीके से छाँव करें, टेरेस पे आप शेड डाल दें या ग्रीन मैट डाल दें, ताकि डायरेक्ट सनलाइट आपके रूफ़ पे ना आए और रूफ़ ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि वो रूम में आपके ट्रांसफ़र करने वाला हीट को। ऐसे ही आप वॉल का कर सकते हैं, वॉल को भी आप अगर ग्रीन मैट से कवर कर दें ताकि वॉल ज़्यादा गर्म ना हो। विंडोज़ के लिए तो आपको क्लोज़ रखनी है, सनलाइट नहीं आने देना है, कर्टन लगाना है, लोग कितने आ रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा कारण होता है कि आपके एरिया का एवरेज टेम्परेचर क्या है। इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग एवरेज टेम्परेचर चलता है। ज़्यादातर स्टेट्स में गर्मी के टाइम पे 42 से 47-48 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रहता है। अगर आप इस क्राइटेरिया में 42 से 47-48 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के क्राइटेरिया में यदि आप आते हैं तो आपको कभी भी लोअर कैटेगरी का एयर कंडीशनर नहीं लगवाना है। एयर कंडीशनर मार्केट में 3 टाइप के आते हैं, एक लोअर, एक एवरेज जिसको हम मीडियम भी बोल सकते हैं, और एक प्रीमियम। लोअर का क्यों नहीं लगवाना है, वो सस्ता पड़ता है, हमें 20-22 हज़ार 25 हज़ार में मिला था 1.5 टन, लेकिन उसकी इफिशियंसी कम होती है। जब ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो वो फेल हो जाता है, वो काम नहीं करता है प्रॉपर तरीके से, उसके कंप्रेसर ट्रिप होने लगते हैं, गर्म होकर ओवरहीट होकर बंद हो जाने लगते हैं, क्योंकि जो उनका डिज़ाइन होता है वो 42 या 43 टेम्परेचर जब एम्बिएंट का होता है उसके बाद उसके कंप्रेसर ओवरहीट होकर बंद होने लगते हैं, जिसके कारण हमारे को कूलिंग और नहीं मिलती है यहाँ पे। अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में बोले तो कूलिंग, जिसको हम जनरली यूज़ करते हैं, कूलिंग हमें नहीं मिलती है। एवरेज में 44 से 46 उसकी रेंज होती है कि 44 से 46 के आसपास का बाहर का टेम्परेचर आता है, जब तक वो चलता रहता है। 46-47 के ऊपर गया तो उसका कंप्रेसर भी गर्म होकर बंद होने लगता है। फिर आता है प्रीमियम कैटेगरी। प्रीमियम क्या होता है, वो 50 से 52 डिग्री या 55 भी होता है कभी कभी, डिज़ाइन होता है। ये अरब कंट्री के अकॉर्डिंग, जो वहाँ पे जो टेम्परेचर चलता है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं, जहाँ तक इसको जैपनीज़ कंपनी बनाती है। तो अगर आप प्रीमियम कैटेगरी लगाते हैं तो आपको जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, 48-49 भी होगा, तो भी आपकी मशीन चलती रहेगी, आपको कूलिंग मिलती रहेगी। लेकिन लोअर कैटेगरी को बिल्कुल लगाना है, आप एवरेज में जाएँ या प्रीमियम में जाएँ, ये 2 कैटेगरी में आप जा सकते हैं। अब ये तो हो गया इसका ट्रिपिंग पॉइंट कि मतलब 44 या 46 हुआ तो ये ट्रिप हो जाएगा कंप्रेसर, इसका 50-52 के आसपास होगा। लेकिन इसके अलावा इसमें एक फैक्टर और काम करता है जिसको हम बोलते हैं डी रेटिंग फैक्टर। डी रेटिंग का मतलब क्या होता है, जब गर्मी बढ़ती है तो किसी भी कैटेगरी का एयर कंडीशनर हो, चाहे लोअर हो, चाहे एवरेज हो, चाहे प्रीमियम हो, सबकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। लोअर की थोड़ी ज़्यादा होती है, एवरेज की थोड़ी कम होती है और प्रीमियम की थोड़ी और कम होती है। तो उस कंडीशन में हमने जो कैपेसिटी का लिया है एयर कंडीशनर, ये चार्ट से आप समझ सकते हैं, 35 डिग्री जब टेम्परेचर है, क्योंकि जो भी एयर कंडीशनर होता है उसको 35-35 पे डिज़ाइन किया जाता है। जब 35 डिग्री टेम्परेचर है, आपने 1.5 टन की मशीन ली है, एवरेज की या प्रीमियम की, तो वो आपको 1.5 टन के आसपास का आउटपुट देगी। लेकिन वो जब इंक्रीज़ हुआ, 40 हुआ, तो उसका कैपेसिटी कम हो गई, वो 1.40 के समथिंग बची है, कुछ भी फिगर हो सकता है। ऐसे जब वो 45 हुआ तो 1.25 और कम हो गई। यानी कि जैसे से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, हमारी मशीन की कैपेसिटी ऑलरेडी कम हो जाती है। अब हमने तो क्या किया है कि हमने 100 स्क्वायर फीट के लिए 1 टन लगाया है, लेकिन वो 1 टन बचा ही नहीं है, वो 0.75 बचा है जब गर्मी बढ़ी, तो इसलिए और हमें कूलिंग कम फील हो रही है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जो आपका आउटडोर है, अगर पॉसिबल है तो उस पर किसी तरीके से आप थोड़ी सी शेड करें या थोड़ी सी छाँव रहे, उसमें धूप सनलाइट ना आए डायरेक्ट, उसको फ्रेश एयर मिलती रहे, ये ध्यान रखना है आपको, उसमें से गर्म हवा प्रॉपर निकलती रहे और फ्रेश एयर उसको मिलती रहे। आउटडोर यूनिट को अगर आप किसी तरीके से छाँव कर देते हैं तो जो टेम्परेचर बाहर का 45 चल रहा है, अगर छाँव होती है वहाँ पे, तो हो सकता है कि वो 40 या 38 के आसपास आ जाए उस मशीन के आसपास, जो मशीन आपकी बाहर लगी होती है। उससे क्या होगा, उसकी थोड़ी सी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको थोड़ी सी ओवर कैपेसिटी में जाना है। हाँ, मैं बिल्कुल यही बोल रहा हूँ, ओवर कैपेसिटी में जाना है। क्यों? क्योंकि देखा, मैंने आपको बताया कि डी रेटिंग होती है गर्मी में, मशीन की वैसी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो अगर आपका क्राइटेरिया 42 से 47 के आसपास का है तो आप हमेशा ओवर कैपेसिटी की मशीन में जाएं। आपका एक सवाल हो सकता है कि ओवर कैपेसिटी में गया तो फिर मेरा बिजली का बिल बढ़ जाएगा। देखिए, यदि आपने 1.5 टन की मशीन ली 150 स्क्वायर फीट के लिए, वो 12-15 घंटे कंटिन्यू चलेगी, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेगी, क्योंकि उसकी भी डी रेटिंग होगी।
और आपका मकान भी सिंगल स्टोरी है, उसमें काफ़ी सारे हीट के सोर्स भी हैं, तो वो कट ऑफ ही नहीं होगी, तो उसके रनिंग आवर्स बढ़ जाएंगे। वहीं आपने अगर 2 टन की ली वहाँ पे, तो होगा क्या, वो 8 घंटे में हो सकता है टेम्परेचर ले आए, वो बीच बीच में टेम्परेचर लाएगी, कट ऑफ भी करेगी, तो उसके रनिंग आवर्स कम हो गए। वॉट ज़्यादा ज़रूर है, 2 टन के वॉट ज़्यादा होते हैं, लेकिन रनिंग आवर्स कम हो गए। 1.5 टन के वॉट कम है, लेकिन रनिंग आवर्स बढ़ गए, तो बात ले दे के वहीं आ गई। एक मशीन कम चलती है, एक ज़्यादा चलती है। जो ज़्यादा चलती है उसके वाट्स कम है, जो कम चलती है उसके वाट ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है, जो मशीन ट्रिप हो रही है आपकी, बंद हो जाती है ऑटोमेटिक टेम्परेचर पे आने के बाद, तो उसको रेस्ट मिल रहा है, जिससे उसके कंपोनेंट की लाइफ बढ़ रही है और उसमें फेलियर रेशो कम होंगे। तो आपको ये करना है। तीसरी चीज़ है, यदि आपके यहाँ पहले से एयर कंडीशनर लगा हुआ है तो गैस वैस की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कब होती है कि कहीं से लीकेज हो जाए। ये मतलब नहीं है कि आप उसमें हर साल गैस ही डलवाते रहें, ऐसा कभी नहीं होता। अगर कहीं से आपकी मशीन लीक नहीं है तो उसमें आप 100 साल तक अगर गैस छोड़ देंगे तो गैस कहीं नहीं जाने वाली 1 ग्राम भी। गैस जब भी बाहर जाएगी जब वो कहीं से लीक होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कूलिंग कम हुई तो गैस हमेशा नहीं बढ़वानी है। जब मशीन लीक होती है जब भी उसकी गैस कम होती है। आप उसकी सर्विसिंग करवाते रहें टाइम टाइम पे, गर्मी के टाइम थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली करवाएं ताकि उसके ऊपर लोड कम पड़े, उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाए। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान करनी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है, इंस्टॉलेशन। अगर आपकी मशीन का इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से हुआ है तो आपकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, आपकी पावर सेविंग ज़्यादा होगी और आपकी मशीन में फेलियर रेशो कम आएंगे। उसको जांचने का क्या तरीका है, उसको जांचने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि यदि आपने सही तरीके से इंस्टॉलेशन करवा लिया तो आप ये मान के चलिए कि जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे वो सारे आपको बेनिफिट मिलने वाले। अभी तक कई बार हमें मालूम ही नहीं होता है कि इंस्टॉलेशन वो हो रहा है जो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हर आदमी टेक्निकल नहीं होता है और उसके लिए पॉसिबल भी नहीं होता है कि वो हर चीज़ को समझ सके। तो मैं कुछ आसान टिप्स उसमें दूंगा आपको, और कैसे क्या सही तरीका है इंस्टॉलेशन करने का, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि जब भी आपका इंस्टॉलेशन हो आप उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉलेशन करवाएं, जिससे आपको एफिशिएंसी अच्छी मिले, आपकी पावर सेविंग हो और आपकी मशीन की लाइफ भी बढ़े। मित्रों, यदि इस वीडियो में कोई चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ और जानना हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये मेरा वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपने मेरी बात को इतने ध्यान सुना उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।